बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और फिर उनको फर्दर हम सॉल्व किस तरह से किया जाता है। चैप्टर के शुरू में आपसे बताता चलूँ कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की क्या ज़रूरत पेश आई और उनको किस तरह से हम इस्तेमाल में लाते हैं। और जो पहली बात है मैट्रिसेस के मुतालिक वो ये है कि मैट्रिसेस को हमेशा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लें, मैट्रिसेस का जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर जो इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करेंगे हम मैट्रिसेस के मेथड के मुताबिक वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। वाइल सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a new notation was introduced to reduce the amount of writing। यानी जब हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व आउट कर रहे थे, तो एक नया तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया गया जो कि राइटिंग को या जो कि प्रोसेस को लीनियर इक्वेशन के आसान बना देता था। फॉर दिस न्यू नोटेशन द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। तो इस काम के लिए, इस नोटेशन के लिए लफ्ज़ जो था मैट्रिक्स का, सबसे पहले एक अंग्रेज़ी रियाजीदान जिसका नाम जेम्स सिल्वेस्टर था उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया। आर्थर केले डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद जो आर्थर केले एक आदमी था उसने मैट्रिसेस की फर्दर थ्योरी को डेवलप किया, यानी कि मैट्रिसेस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। एंड यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसने फिर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल किया। नाउअडेज मैट्रिसेस आर यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड आल्सो इन अदर वेरियस डिसिप्लिन्स। आज के दौर की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस को कंप्यूटर साइंसेस में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाज यूज्ड बाय चाइनीज़ एंड जापानीज़, बट द जापानीज़ मैथमेटिशियन सीकी कोवा and the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are credited for the invention of the determinants। जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट्स का, इसको सबसे पहले चीनियों ने और जापानियों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन जापानी जो मैथमेटिशियन था जिसका नाम सीकी कोवा था और जो जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज था, उसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ईजाद किया डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद एक तरीक़ाकार जिसको हम क्रामर रूल कहते हैं उसको दरियाफ़्त किया, बल्कि उसको ईजाद किया डिटर्मिनेंट की मदद से। उसका नाम था जी क्रामर। उसने अपने नाम के ऊपर उस रूल को क्रामर रूल के नाम से बनाया। डिटर्मिनेंट सक्सेसफुली फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ और फिर इसके ऊपर फर्दर थ्योरी जो थी वो आर्थर केले ने डेवलप की। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस जो होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स को उर्दू ज़ुबान में कालब कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म होगा कि जिस तरह से कालब जो होता है मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बांस लगा के या लोहा लगा के और उसके दरमियान तख्तों को रखा जाता है, तो आप मैट्रिक्स जो होता है मैथमेटिक्स के अंदर वो भी इसी तरह से ही होता है कि दो ब्रैकेट्स होती हैं, उनके अंदर हम नंबर्स को एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं, तो उस तरतीब को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, यानी एक रेक्टेंगुलर अरे है नंबर्स की जो इनक्लोज होती है एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर, जिस तरह के ये लिखा हुआ है। यानी एक पेयर ऑफ ब्रैकेट है हमारे पास और उसके अंदर जो नंबर्स हैं ख़ास तरतीब से लिखे हुए हैं, ख़ास अरेंजमेंट से लिखे हुए हैं। उस अरेंजमेंट को इस साइड को रो कहते हैं और नीचे की तरफ को कॉलम्स कहते हैं। 2 - 1 3 ये एक रो है और 2 और -5 ये कॉलम्स है।
यानी मैट्रिक्स से मुराद नंबरों की वो ख़ास तरतीब है जिसके अंदर नंबर्स रोज़ के अंदर लिखे जाएं और फिर कॉलम्स के अंदर लिखे जाएं। मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर्स। मैट्रिसेस के जो नाम है वो अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ के साथ लिखे जाते हैं, और मैट्रिसेस के अंदर अगर नंबर की बजाय अंग्रेज़ी के अल्फाज लिखना मकसूद हो तो उसको अंग्रेज़ी के छोटे अल्फाज से लिखा जाता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, एक्स वाई एंड जी। अब आगे एक पहली डेफिनेशन है कि रो मैट्रिक्स से क्या मुराद है या रो वेक्टर से क्या मुराद है। तो याद रखें, जिस तरह से नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको सिर्फ एक रो के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए, एक कतार के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो सिंपल इसकी तारीफ होगी, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कतार तो उसमें एक ही होगी, लेकिन याद रखें उसमें कॉलम डिफरेंट होंगे। ये देखिए कतार तो एक ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉलम है, ये एक डिफरेंट कॉलम है, ये एक डिफरेंट कॉलम है और ये एक डिफरेंट कॉलम है। यानी कतार एक है लेकिन कॉलम उसमें एक से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर कहते हैं। अब देखें, इसमें कॉलम तो एक है लेकिन इसमें डिफरेंट रोज़ हैं, रोज़ ज़्यादा हैं और कॉलम एक फिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले भी हमने बात की है ऑर्डर से क्या मुराद होता है, जिसमें क्या चीज़ मौजूद है वो उसका ऑर्डर होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, नंबर्स की रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से मुराद ये होगा कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इन अ मैट्रिक्स, उसे हम ऑर्डर कहेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक मैट्रिक्स है, इसे आप नाम दे लेते हैं ए कोई नाम दे लेते हैं इस मैट्रिक्स को। तो अब इसके अंदर देखें, एक रो ये है और एक रो ये है और एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये और एक कॉलम, यानी दो इसमें रोज़ हैं और तीन इसमें कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, रोज़ क्रॉस कॉलम्स या रोज़ बाय कॉलम। रोज़ को याद रखें एम से लिखते हैं और कॉलम्स को एन से लिखते हैं। बाज़ जगहों के ऊपर रोज़ को, जब मैट्रिक्स के अंदर की हम बात करते हैं तो रोज़ को आई से जाहिर करते हैं और कॉलम्स को जे से जाहिर करते हैं। तो एम है दो, यानी दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 हो जाएगा। अगली डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हमें पता है कि जो एक रेक्टेंगुलर शेप होती है उसमें सारी साइडें इक्वल नहीं होती हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, यानी डिफरेंट चारों साइड्स उसमें होती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें कतारों की तादाद कुछ और होगी, यानी कतारों का नंबर कुछ और होगा और कॉलम्स का नंबर कुछ और होगा, यानी जिसमें कतारें डिफरेंट तादाद में होंगी और कॉलम्स डिफरेंट तादाद में होंगे। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, आप इसे नाम दे दें बी का। सपोज़ इसमें ये कतार है और एक ये कतार है, यानी इसमें कतारें हैं दो, चूँकि एम को हम रोज़ से या कतारों से लिखते हैं, और कॉलम्स है इसमें 4, यानी कतारों का नंबर कुछ और है और जो कॉलम्स हैं उनका नंबर कुछ और है। तो लिहाजा हम चूँकि एम और एन की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका उलट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह से हमें शक्ल से पता है कि स्क्वायर से मुराद एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, तो जो मैट्रिक्स होता है उसमें तो नंबर्स होते हैं और रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो आपस में, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं या 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर इफ़ एम इक्वल एन, यानी जितनी उसमें कतारें हैं उतनी ही उसमें कॉलम्स हों। तो अब ये एक मैट्रिक्स आप देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आगे है जी डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल से क्या मुराद होता है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, तो ये देखें ज़रा गौर करें, इस कोने को इस कोने से मिलाने से डायगनल आएगा और इस कोने को इससे मिलाने से ये एक डायगनल आएगा। अब याद रखें डायगनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स उसमें बराबर होते हैं। पहली शर्त यह है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त डायगनल कहलाएगा जब
उसके जो डायगनल है, उसका जो डायगनल है उसके अंदर कम अज़ कम एक नंबर ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो और बाकी सारे का सारा मैट्रिक्स ज़ीरो हो। मैंने क्या कहा है कि पहले डायगनल मैट्रिक्स में होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर होने के बाद उसका जो डायगनल है, जो उसका डायगनल है, उसमें जो नंबर है वो कम अज़ कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। उसे हम क्या कहेंगे, बाकी सारे नंबर ज़ीरो हो तो उसे हम कहेंगे कि वो डायगनल मैट्रिक्स है। किस तरह से, अब ज़रा गौर करें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 3 5 एक डायगनल है, बाकी सारा मैट्रिक्स ज़ीरो है, उसे हम कहेंगे डायगनल मैट्रिक्स। अब देखें 1 और 3 भी ज़ीरो हो सकते थे तो कोई मसला नहीं था, 5 और 1 भी ज़ीरो हो सकते थे। कम अज़ कम इस डायगनल में एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे भी ज़ीरो हो जाए तो ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। और जो ये वाला डायगनल होता है इसे हम कहते हैं मेन डायगनल और लीडिंग डायगनल इसे कहते हैं, या इसे प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं। अब अगली एग्जांपल देखें कि डायगनल इस साइड को भी हो सकता है, यानी ये कोना और ये कोना भी डायगनल होता है, लेकिन इस डायगनल को हम कहते हैं कि ये डायगनल जो है ये सेकेंडरी डायगनल कहलाता है, ये मेन डायगनल नहीं है। एक और बात याद रखें कि अगर इस डायगनल के अंदर नंबर एक ही जैसे हों, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आ जाता है जी 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो अब देखें इस डायगनल में एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा हो तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगनल का नंबर फिक्स हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट से मुराद होता है 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि जिस तरह हमारे पास सेट्स की आइडेंटिटी होती है इस तरह ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कहलाता है जब उसके डायगनल में एक ही नंबर हो और वो हो 1 1 1, यानी मेन डायगनल में जब उसके एक ही नंबर आए 1 1 1, तो ये एक स्पेशल टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स की ही एक स्पेशल टाइप है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसको हम क्योंकि 1 1 है तो इसीलिए इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस उस वक्त आपस में इक्वल कहलाते हैं जब उन दोनों में कतारों की तादाद और कॉलम्स की तादाद भी बराबर हो और उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स भी बराबर हों। क्या, किस तरह, मिसाल के तौर पे एक ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 कतारें हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब नंबर्स को देखते हैं, यहाँ पहले नंबर पे 1 है तो इधर भी पहले नंबर पे 1 है, यहाँ 4 है कॉलम्स में और इसमें भी 4 है नीचे कॉलम में, यहाँ 2 है और 5 है, यहाँ 2 है और 5 है, यहाँ 3 है और 6 है, यहाँ 3 है और 6 है। तो हर नंबर की जो प्लेसमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स की जो प्लेसमेंट है उसी के ही मुताबिक है, उसके बराबर है। अगर तो सारे नंबर एक ही तरतीब में दोनों मैट्रिसेस में लिखे हुए हैं तब हम उन दोनों को कहेंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। आगे है दो मैट्रिक्स को कब ऐड किया जा सकता है, कब जमा किया जा सकता है। तो याद रखें दो मैट्रिक्स को उस वक्त ऐड किया जा सकता है जब उन दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज उनको ऐड नहीं किया जा सकता। आगे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से सिंपल मुराद ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर रो होगी उसको हमने लिख देना है कॉलम्स में, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी जो रोज़ है उसको क्या बना देना है, उसको कॉलम्स बना देना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग द रोज़ एंड कॉलम्स, यानी रोज़ को कॉलम्स के अंदर हमने बदल देना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज को इसके ऊपर टी लगा देंगे और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी को लगा देंगे,
अब इस टी को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट क्या करेंगे कि ये रो को कॉलम बना देंगे। 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, अब इसको नीचे लिख देंगे। 4 5 6 रो में लिखा हुआ है तो कॉलम में लिख देंगे। तो ट्रांसपोज निकल आया कि जो रोज़ थी वो अब कॉलम्स बन चुकी हुई हैं। तो रोज़ को इंटरचेंज कर देना किसमें, कॉलम्स के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज लेना। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन कब होती है मैट्रिसेस की। तो दो मैट्रिसेस को उस वक्त मल्टीप्लाई किया जाता है जब जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसके कॉलम्स की तादाद और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है यानी जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके रोज़ की तादाद अगर बराबर होगी तो उनको कन्फर्मेबल हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ number of columns of first matrix equal to the number of rows of the second matrix। और दूसरी ये बात आपने जहन में रखनी है कि a को b से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि b को a से मल्टीप्लाई करने के बराबर हो, जबकि एडिशन जो है मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो, और अमूमन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं रहती है मैट्रिसेस के अंदर। आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो याद रखें डिटर्मिनेंट मिनिमम 2/2 मैट्रिक्स का आता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को दो स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है जिस तरह मॉडुलस लिखते हैं, इक्वल। इसी तरह ये दो स्ट्रेट लाइन। याद रखें डिटर्मिनेंट में हमने मैट्रिक्स वाली जो कर्ल नहीं बनानी, अगर बनाएंगे तो वो गलत तस्वुर किया जाएगा। अब लेना किस तरह, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमेशा यहाँ फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट में माइनस आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है। 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। याद रखें ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लेने से उसका जवाब 0 के अलावा जो मर्जी निकल आए तो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लेने से उसका जवाब 0 निकल आए उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी डिटर्मिनेंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का 0 आता है और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, और इसका 0 के अलावा जो मर्जी आ जाए वो वेदर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर या नॉट सिंगुलर। आगे हम बात करते हैं एडजॉइंट की कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं। तो 2/2 से ही शुरू करते हैं। एडजॉइंट 2/2 का यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स का कैसे निकल के आता है, तो ये वाला जो हिस्सा है डायगोनल का, जिसे हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं या मेन डायगोनल कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इनकी एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देनी है। पहले ये 1 यहाँ था, अब ये 1 नीचे लिख देंगे और 4 को ऊपर ले जाएंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके सिंबल्स को चेंज कर देंगे। यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कब निकाला जा सकता है, याद रखें इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का उसी वक्त ही पॉसिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, उस वक्त उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। अब अगर आपको याद हो पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है। तो सेम केस में अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी आई निकलेगा, यानी आइडेंटिटी निकलेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा। किसी एलिमेंट को या किसी मैट्रिक्स को अपनी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ तो उसका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा। नोट, मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। को मैट्रिसेस को हमेशा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की हिस्ट्री को देखा और हमने ये देखा कि मैट्रिसेस की बुनियादी डेफिनेशन क्या होती हैं, और हमने ये देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये किस तरह से फाइंड आउट करती हैं और इनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, और मैट्रिसेस को किन लोगों ने बनाया और क्यों बनाया, इनको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए बनाया गया। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो
पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।